अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे बिल्कुल ठीक ठाक। दी क्रेडिबल एडवाइस के प्लेटफॉर्म से हिरा नज़ीर आपको करती हैं वेलकम। और आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हमारे को फाउंडर और बिजनेस एंड मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो लीड करते हैं इस तमाम डिपार्टमेंट को, खुर्रम अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वेलकम टू द शो। थैंक यू। आज हम आपसे बड़े ढेर सारे सवालात करने वाले हैं क्योंकि हमें कमेंट सेक्शन में जो लोगों का फीडबैक रिसीव हो रहा था उसी के अकॉर्डिंगली हमने आज का शो डिज़ाइन किया है। तो हम सबसे पहले आपसे एक सवाल करते हैं जो हर पाकिस्तानी तकरीबन हमसे पूछ रहा है कोरो के प्लेटफॉर्म से, और वो सवाल ये है कि अगर हमें जाना है बाहर आउट ऑफ कंट्री और हम प्लान करें अपना इमिग्रेशन, तो उसके लिए कौन से ऐसे ममालिक हैं जो जहन में फ़ौरन आ जाते हैं कि ये कंट्रीज़ हैं जहाँ पे मैं इजीली अप्लाई कर सकता हूँ? बहुत शुक्रिया इनविटेशन के लिए। अगर आप इमिग्रेशन के बारे में बात करते हैं, दुनिया में दो तरह के प्रोग्राम्स हैं, एक परमानेंट रेजिडेंसी और एक टेम्परेरी रेजिडेंसी। कोरो कंसल्टेंट दोनों कैटेगरीज में डील करता है, लेकिन आज की वीडियो का पर्पस परमानेंट रेजिडेंसी को डिस्कस करना है। तो परमानेंट रेजिडेंसी में 4 डिफरेंट कंट्रीज हैं जो आपको डायरेक्ट इमिग्रेशन ऑफर करती हैं, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड एंड यूएसए शामिल है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएसए और न्यूजीलैंड शामिल है। ठीक है। अच्छा, अब ये 4 कंट्रीज आप बहुत सारे लोगों से सुनते होंगे, हमने इस कंट्री में अप्लाई कर दिया, इस कंट्री में अप्लाई कर दिया। इसके लिए अप्लाई करने से पहले एलिजिबिलिटी जानना बहुत जरूरी है कि आप जब किसी कंट्री में अप्लाई कर रहे हैं, अपने लिए चूज कर रहे हैं, अपनी एज, एजुकेशन, एक्सपीरियंस फैक्टर्स को देखते हुए चॉइस करें कि आपके लिए कौन सा कंट्री फ्रूटफुल है। अगर हम यूएसए इमिग्रेशन की बात करें सबसे पहले, तो यूएसए इमिग्रेशन में ज्यादातर एक्सपीरियंस लोगों को बुलाया जाता है। आप सब जानते हैं कि अंडर EB2 NIW कैटेगरी पाकिस्तान में एक बूम आया 2 साल 2.5 साल पहले, कोरो बिकम अ पायनियर, और उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ अप्रूवल्स का, और अब तकरीबन पाकिस्तान में हर कंसल्टेंट EB2 पर काम कर रहा है। लेकिन EB2 में अप्लाई करने के लिए जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको देखना जरूरी है कि किस तरह से इंडेवर की एक्सप्लेनेशन आपने करनी है, कौन से लोग हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर फॉल करते हैं, उनको देखते हुए आपने अप्लाई करना है। हम प्रेफर ये करते हैं कि वो कैंडिडेट्स जिनकी एजुकेशन बैचलर्स है अलॉन्ग विद मिनिमम 5 इयर्स ऑफ प्रोग्रेसिव एक्सपीरियंस, वो लोग अप्लाई करें यूएस इमिग्रेशन के लिए। ऑन द अदर हैंड, अगर हम कनाडा इमिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें प्रेफरेंस होती है जिनकी एज कम हो, एक्सपीरियंस कम हो, बिकॉज पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है। बाकी अदर तमाम कंट्रीज में पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम एग्जिस्ट करता है। तो जब हम पॉइंट स्कोरिंग की बात करते हैं तो सबसे पहला फैक्टर है आपकी एज, फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस को देखा जाता है, और फिर आइट्स फैक्टर। सही। और बाकी जो दो क्या हम इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी और न्यूजीलैंड में भी पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है। तो आप सबसे पहले पॉइंट्स कैलकुलेशन पर जाएं, और उनके ऑफिशियल कैलकुलेटर्स उनकी वेबसाइट्स पर अवेलेबल हैं। आप अपनी प्रोफाइल के बारे में कंसल्टेंट से ज्यादा बेहतर समझते हैं, तो आप अपनी प्रोफाइल को पुट करें वहां पर उनका तमाम कैलकुलेटर जब आप कंप्लीट करेंगे तो एक एस्टिमेटेड स्कोर आपके सामने आ जाएगा। और फिर आप उनकी जो ड्रॉ सिस्टम है वहां जाकर चेक करें कि लास्ट जो ड्रॉ क्लोज हो रहे हैं वो कितने पॉइंट स्कोरिंग पर हो रहे हैं और किस तरह के ऑक्यूपेशंस पर हो रहे हैं, तो आपको रिजल्ट वहां से पता चलता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें हमारे अपने प्लेटफॉर्म से, सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं, या कुछ ऐसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो स्पेसिफिकली पूछ रहे होते हैं कि हमारे लिए क्या बेस्ट है। तो अगर ये 2 कैटेगरीज हैं, फॉर इंस्टेंस कोई स्टूडेंट है जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, उसने मास्टर्स तक कर लिया है या ग्रेजुएट है, और एक तरफ हमारे पास बहुत एक्सपीरियंस्ड एक गवर्नमेंट ऑफिसर है जिसकी एज थोड़ी करीब आ गई है, मतलब फॉर इंस्टेंस 40+ ही है, तो इन दोनों के लिए बेस्ट ऑप्शंस क्या हैं? लेकिन जब हम स्टूडेंट की और एक्सपीरियंस की बात करते हैं, तो जब स्टूडेंट मास्टर्स करने के बाद एक्सपीरियंस गेन कर लेते हैं तो वो प्रोफेशनल्स बन जाते हैं, वो स्टूडेंट कैटेगरी से बाहर आ जाते हैं। स्टूडेंट्स उनको कंसिडर किया जाता है जो अपनी स्कूलिंग में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज में अभी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखे हुए हैं, या जिन्होंने अपनी एजुकेशन को 1 साल पहले कंप्लीट किया है, उन लोगों के लिए स्टूडेंट वीजा प्रेफरेबल है। लेकिन अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो मास्टर्स कंप्लीट करके या बैचलर्स कंप्लीट करके 2 साल 3 साल 4 साल प्रोफेशनल एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, उन लोगों को इमिग्रेशन की तरफ आ जाना चाहिए, और उनके लिए परमानेंट रेजिडेंसी के ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड, जब गवर्नमेंट ऑफिसर्स की हम बात करते हैं या प्रोफेशनल्स विद हैविंग बैचलर और मास्टर्स डिग्री विद अराउंड 10 इयर्स, 15 इयर्स, 20 इयर्स एक्सपीरियंस, तो उनके लिए इमिग्रेशन के ऑप्शंस लिमिटेड रह जाते हैं।
और उसके लिए रीजन ये है कि एज फैक्टर। जब आपका एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, ऑब्वियसली आपकी एज भी ज्यादा होगी, और जब एज ज्यादा होगी तो आपकी जो पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम वाली कंट्रीज है वहां पर पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं। तो इस वजह से हम लोगों को ये गाइड करते हैं कि EB to NAW वो ऑप्शन है जहाँ पर 55 एज लिमिटेशंस तक के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, दैट्स रियली। और कोरो ने हम फीडबैक भी अपना शेयर किया था, बहुत सक्सेसफुल आप लोगों के माशाल्लाह से केसेस हैं, उनकी तमाम वीडियोस आप हमारे पेज पे भी देख सकते हैं। अच्छा, इसके लिए अगर हम बात करें कि आपने जैसे शुरू में ही बता दिया हम PR की तरफ देख रहे हैं, तो इस PR में अगर फॉर इंस्टेंस जाकर कोई अप्लाई करता है, स्टे कितने अरसे का, क्या ताहयात ही वहाँ रह सकता है या कुछ अरसे के लिए उसको फिर आना पड़ता है और कंट्री में शो अप करना पड़ता है? देखिए, परमानेंट रेजिडेंसी के सबसे ज्यादा फवायद में एक फायदा ये भी है आपको कि आप जिस कंट्री में जा रहे हैं वहां से आपको वापस नहीं आना, वहीं पर आपकी सेटलमेंट है। लाइक आपने परमानेंट रेजिडेंसी अपील की तो वो लीडिंग टू नेशनैलिटी होता है। अच्छा। चाहे वो हम चारों कंट्रीज की जब आप बात कर रहे थे, US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, उनमें परमानेंट रेजिडेंसी का पर्पस ये है कि वो आपको एक सर्टेन टाइम के बाद नेशनैलिटी अलॉट करेंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हम एग्जांपल USA की लेते हैं, वो आपको 10 इयर्स के लिए ग्रीन कार्ड ऑफर करते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ग्रीन कार्ड का, ग्रीन कार्ड सब पाकिस्तानी सुनते आ रहे हैं। दैट इज एक्चुअली अ permanent residency card for USA that will remain valid for 10 years and you need to complete 5 years out of those 10 years within USA to get your passport. और फिर 5 साल के लिए आप आ भी सकते हैं अपनी कंट्री में, वो आप इन एंड आउट कर सकते हैं। आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी USA दे रहा है कि हम आपको 10 साल का ग्रीन कार्ड ऑफर कर रहे हैं। उन 10 सालों में आपने 5 साल इन नंबर ऑफ डेज पूरे करने हैं विद इन USA। आपको विद इन 28 डेज आफ्टर लैंडिंग ग्रीन कार्ड ऑफर हो जाता है USA में थ्रू EB to NAW। और 28 दिन के बाद जब ग्रीन कार्ड ऑफर होता है तो उसके नेक्स्ट डे आप पाकिस्तान भी आ सकते हैं, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वहीं स्टे करें और इन एंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फार्मूला ये है कि नेक्स्ट 10 इयर्स में आपने 5 इयर्स USA में रहना है टू गेट योर नेशनैलिटी। सही। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर कोई ये सवाल करता है कि सबसे बेहतरीन इनमें से इमिग्रेशन कंट्री जो आसानी के साथ प्रोसेस में कौन सी आती है, जिसमें हम फॉरेन अप्लाई कर सकते हैं और फॉरेन प्लान कर सकते हैं अपना फ्यूचर? ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। जब भी हमें कॉल या क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं तो वो पहला सवाल ही करते हैं कि सबसे ज्यादा आसान पाकिस्तान के लिए, क्यों हमें आसानी चाहिए पाकिस्तानी। लेकिन ये इमिग्रेशन का जो वर्ड है या इमिग्रेशन ये इतनी आसान होती नहीं है, ये सबको अंडरस्टैंड करना चाहिए। जैसे हमने अभी वीडियो के स्टार्ट में कहा, प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करता है। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जब भी प्लान कर रहे हो, एक तो आप अपने लिए अगर खुद चॉइस कर रहे हैं तो आप रिसर्च अच्छी करें। अगर आप किसी कंसल्टेंट की तरफ जा रहे हैं तो सबसे पहले ये मेक श्योर करें कि आप किसी रजिस्टर्ड कंसल्टेंट को चूज कर रहे हैं अपने लिए। जैसे कोरू कंसल्टेंट पाकिस्तान में इस वक्त वाहिद इदारा है जो US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में एज ए इमिग्रेशन कंसल्टेंट रजिस्टर्ड है। तो ये आप सबसे पहले तो ये देखें कि कंसल्टेंसी रजिस्टर्ड है। लोगों ने बहुत फेक बनाए हुए हैं, कुछ ने अपना दावा करते हैं, तो हमारे पास ये तमाम चीजें शवाहिद के साथ लाइसेंस नंबर मौजूद है। यस, हमारी वेबसाइट पर आप विजिट कर सकते हैं और लाइसेंस नंबर हमारा मौजूद है। बहुत बड़ी कामयाबी की बात है, इसके लिए अलग से कांग्रेचुलेट भी करना चाहूंगी मैं आपको। अच्छा, इसकी सक्सेस रेशियो की अगर हम बात करें, कोविड के बाद से सिनेरियो काफ़ी हद तक चेंज हुआ है। कोविड से पहले अगर हम देखते थे तो उसमें सक्सेस रेशियो की कोई एलिजिबल क्राइटेरिया और इन सब चीज़ों में काफ़ी हद तक चेंजेस आए हैं। तो अब कोविड के बाद से लास्ट के आप अगर 3 से 4 साल की बात करें, सक्सेस रेशियो सबसे बेस्ट किस कंट्री का है? कोविड के बाद जो सबसे बड़ा चेंज आया वो उन कंट्रीज में आया जो कि 2015 से बहुत फेवर साइड पर थी इमिग्रेशन अलॉट करने के हवाले से। उनमें सबसे बड़ा नाम कनाडा का था। एक्सप्रेस एंट्री और PNP के बारे में सब जानते हैं, और उनका अगर हम 2015 से 2020 तक का पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम देखें तो वो इन बिटवीन 414 CRS टू 451 CRS के इन बिटवीन लोगों को इमिग्रेशंस मिल रही थी, जो कि आज 500 प्लस पे चला गया है। और उसका रीजन ये है कि कोविड के बाद चेंजेस आई और प्रायोरिटीज चेंज हुई, पॉइंट स्कोरिंग इंक्रीज कर दिए गए, जिसकी वजह से प्रॉब्लम आई। सक्सेस रेशियो का आपने पूछा, तो आफ्टर कोविड 2021 के बाद जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया तो EB to NAW ने स्टार्ट लिया, एक नए सिरे से स्टार्ट हुआ।
टिल टुडे अगर हम इसे रिसर्च करते हैं थ्रू गूगल या डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, तो एग्जैक्टली अराउंड 84 to 93% के दरमियान अप्रूवल रेशियो रहा है EB-2NIW का, डिपेंडिंग अपॉन कंट्रीज टू कंट्रीज, जहां पर पाकिस्तान स्टैंड करता है अराउंड 80 to 85% पर अप्रूवल रेशियो, जो कि इस वक्त किसी भी अदर कैटेगरी में इतना ज्यादा अप्रूवल रेशियो नहीं है। अच्छा, एक और सवाल हमारे पास जो मौजूद है कि क्या मैं एट ए टाइम एक कंट्री से ज़्यादा में इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकती हूँ? और इसी के साथ एक और सवाल मैं एसोसिएट करके आपको यहाँ पे क्वेश्चन कर रही हूँ, दैट वुड बी कि इन केस अगर फॉर इंस्टेंस मैंने 2 कंट्री में एट अ टाइम अप्लाई किया, कनाडा एंड यूएसए, और कनाडा का मेरा रिजेक्शन आ गया, क्या वो यूएसए का वीज़ा प्रोसेस में मेरे नेगोशिएट करेगा और मसले मसाइल करेगा? आप एज पर द इमिग्रेशन लॉ आप एक वक्त में 2 से ज्यादा कंट्रीज में भी अप्लाई कर सकते हैं, 4 में भी कर सकते हैं। लेकिन आपने ये देखना है कि आपके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी कौन सी कंट्री है और उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी एज पर योर एलिजिबिलिटी। अगर आप 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के लिए एलिजिबल हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं फाइनेंशियली, तो मैं ये बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप अपने लिए सेकंड ऑप्शन रखें। जरूरी नहीं है कि जो फर्स्ट ऑप्शन आपने चूज किया वहां पर आपको अप्रूवल मिले, अगर वहां से डिनायल आता है तो आपके लिए सेकंड ऑप्शन ओपन है, एक सेफर ऑप्शन होना चाहिए। और आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो भी इसी में मैं ऐड कर दूं कि आपको अगर एक कंट्री से डिनायल मिलता है तो किसी भी अदर कंट्री की इमिग्रेशन पॉलिसी पर आपके केस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, मतलब कोई इंटरलिंक्ड इसमें कोई अथॉरिटी ऐसा नहीं, कोई ऐसा सिस्टम नहीं। एक और हमारे पास सवाल आते हैं रिक्वायरमेंट्स के हवाले से। फॉर इंस्टेंस सबसे ज्यादा जो एक इमेजिनेशन में आते हैं ना, आप इमिग्रेशन के अप्लाई करो, आइल्स की क्या रिक्वायरमेंट्स है या बैंक स्टेटमेंट की क्या रिक्वायरमेंट्स है, ये बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं जो हमें रिसीव होते हैं, तो इसके हवाले से। अच्छा देखिए, आइट्स की रिक्वायरमेंट और बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट आपको उन कंट्रीज की तरफ से है ज्यादा। अभी हम पहले आइट्स की बात कर लेते हैं, जो कि पॉइंट स्कोरिंग सिस्टम है जी। जैसे कि कनाडा में अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की तरफ आते हैं तो तमाम कंसल्टेंट आपको रिकमेंड करते हैं कि आप CLB लेवल 9 अचीव करें। व्हाट इज CLB लेवल 9? दैट इज कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क। जिससे CLB लेवल 9 को वर्ड यूज करते हैं तो इसको आसान अल्फाज में हम कहते हैं 8 बैंड्स इन लिसनिंग एंड 7 बैंड्स इन रेस्ट ऑफ द 3 कंपोनेंट। ये हाईएस्ट स्कोर है आपका। अगर आप ये अचीव करते हैं तो आप CRS सिस्टम में, जो कि इनका कॉम्प्रिहेंसिव रैंकिंग सिस्टम है, उनमें मैक्सिमम पॉइंट अचीव कर सकते हैं। ये तो बहुत खुशखबरी है। लेकिन अगर आप इवन CLB लेवल 7 अचीव कर लें, दैट इज 6 बैंड्स इन ईच कंपोनेंट फॉर PNP ऑप्शंस, तो फिर भी आप एलिजिबल हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास ऐसे प्रोग्राम्स मौजूद हैं प्रोविंशियल नॉमिनेशन साइट पर, जो कि लोअर आइट्स स्कोर पर भी आपको पिक कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन ऑक्यूपेशन इन डिमांड। सही। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भी मुख्तलिफ सब क्लासेस हैं, सब क्लास 189, 190, 491। उनकी रिक्वायरमेंट्स को भी अगर हम देखें तो मिनिमम साइड पर स्टार्ट होता है 5.5 हाइट से और मैक्सिमम साइड पर वो जाते हैं 18 ईच कंपोनेंट डिपेंडिंग अपॉन दिस सब क्लासेस एंड ऑक्यूपेशन इन डिमांड एंड पॉइंट सिस्टम क्राइटेरिया। यस, और अगर हम न्यूजीलैंड इमिग्रेशन की बात करते हैं तो वहां पर जो एवरेज रिक्वायरमेंट है वो ओवरऑल आइट्स बैंड्स की है 6.5। ओके, तो ये आइट्स के क्राइटेरियाज हैं जो कि इन तमाम कंट्रीज में जो कि पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे चलते हैं उनकी रिक्वायरमेंट है। अगर हम बैंक स्टेटमेंट की बात करें तो अभी हम कनाडा को कवर करते हैं, तो वहां पर पर्सन रिक्वायरमेंट होती है। अब लोग बहुत सारे सवाल करते हैं कि क्या एक पर्सन की अगर 13,000 कैनेडियन डॉलर है तो दूसरे के लिए भी 13,000 होगी? नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं और वहां पर उन्होंने तमाम टेबल मौजूद है वहां पर। अगर वन पर्सन 13,000 कैनेडियन डॉलर बैंक स्टेटमेंट शो करता है तो अदर फैमिली मेंबर्स के अप्रॉक्स 3,000 ऐड हो जाएंगे। अगर आप थर्ड मेंबर ऐड करते हैं तो मजीद 3,000 ऐड कर दें, तो इस तरह से आप अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं बैंक स्टेटमेंट। ठीक है, और मैं अपने साथ अपने स्पाउस को भी लेके जा सकती हूँ, अगर मेल है तो अपनी वाइफ को, वाइफ है तो अपने हस्बैंड को लेके। ये चारों कंट्रीज के लिहाज से हमें इन चारों कंट्रीज में, क्योंकि हम जब वर्ड यूज करते हैं परमानेंट रेसिडेंसी, तो इसका पर्पस ये है कि इट्स अ फैमिली इमिग्रेशन। तो इसमें इमीडिएट फैमिली अलाउ होती है, जिसमें आपकी स्पाउस, आपके चिल्ड्रन, कुछ कंट्रीज में अंडर द एज ऑफ 18 इयर्स और कुछ कंट्रीज में अंडर द एज ऑफ 21 इयर्स के चिल्ड्रन आर अलाउड, जो आप अपने साथ लेके जा सकते हैं। तो ये भी अच्छा है कि पूरी फैमिली ही एक साथ आपके प्लान आउट कर सकती है। अच्छा, फिर इसके अंदर ही एक सवाल निकलता है कि क्या वहाँ जाकर अगर हम इमिग्रेशन ऑफर हो जाती है, वहाँ रह के हम बिजनेस अपना कोई प्लान कर सकते हैं, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आए उसको बेल कर लें? ये अच्छा सवाल आपने पूछा। परमानेंट रेसिडेंसी के हवाले से लोग पूछते हैं कि हमें फायदे क्या होंगे। बिल्कुल। तो उनमें से एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आफ्टर लैंडिंग इन योर रिस्पेक्टिव कंट्रीज
आपके पास एक ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप वहां पर बिजनेस करें, स्टडीज करें या जॉब करें। इट्स अप टू यू गाइस। ऑब्वियसली एक प्रोफेशनल अगर लैंड हो रहा है अपनी मिसेस के साथ और उनकी मिसेस चाहती हैं कि वो कोई बिजनेस स्टैब्लिश कर ले या कोई जॉब कर ले या स्टडीज को कंटिन्यू कर ले, वो ओपनली कर सकती हैं। इसी तरह से प्रिंसिपल एप्लीकेंट को भी अलाउ है कि अगर वो अपना कोई बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहे तो वो कर सकते हैं। ये तो बहुत आसानी हो गई सबके लिए। अच्छा, एक लास्ट हम लोग इस पे वाइंड अप करते हैं। एक सवाल है, यहाँ पे पाकिस्तान में हम अक्सर देखते हैं कोई सिक्योरिटी रिस्क, कुछ फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो इन चारों कंट्रीज़ की अगर हम बात करें जो मोस्ट हाई आपकी रेटेड लिस्ट है, इनकी सिक्योरिटी सिस्टम्स एंड उसकी हवाले में सबसे बेहतरीन मुल्क कौन सा है जहाँ आप अपना पूरा फ्यूचर प्लान करें और आप इस फिक्र से आज़ाद हो जाएं कि फैमिली साथ है, एक सेल्फ सफिशिएंट अच्छा एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे फराहम हो? देखिए, बुनियादी तौर पर तो हम जिन कंट्रीज की बात कर रहे हैं वो तमाम कंट्रीज फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं। और जब हम फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात करते हैं तो उनमें जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है अलॉन्ग विद द सिक्योरिटी चेक्स, वो तमाम फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। लेकिन ऑब्वियसली यूएस की अगर हम बात करते हैं तो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज होने के साथ साथ एक तरह से वर्ल्ड पावर भी है। तो यूएसए रैंक 1 होगा। मेरी जो भी मैंने अब तक जितने भी क्लाइंट्स का काम किया और जिन्होंने मुझे फीडबैक प्रोवाइड किए, और सक्सेस रेशियो में भी और अपॉर्चुनिटी वाइज भी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी। देखिए, हालात तो कहीं भी खराब हो सकते हैं, कहीं भी कोई वाकयात हो सकते हैं। हम सब ने देखा कि यूएसए में भी सब कुछ होता है, कनाडा में भी ऐसे वाकयात हुए, पास में न्यूजीलैंड में ऐसे वाकयात हुए। ऑल्दो न्यूजीलैंड काइंड ऑफ अ वेलफेयर स्टेट भी है और एक बड़ा पुरसुकून मुल्क है, लेकिन वहां पर भी कभी कभार वाकयात हो जाते हैं। लेकिन ये तमाम जो कंट्रीज हैं आपकी जो बेसिक्स हैं उन पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, और ये इसी वजह से लोग जाना चाहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज। बिल्कुल। तो हम अपने व्यूअर्स को भी मशवरा देंगे कि आप फौरन से जाके हमारे जितने कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारी आपको फराहम की गई है इस वीडियो के लिंक के दौरान भी, और आपको डिस्प्ले में भी वहाँ पे शो रही होंगी, उन पे जाके कांटेक्ट कीजिए, कोरो कंसल्टेंट से कांटेक्ट कीजिए। प्रोफेशनल टीम आपके साथ मौजूद है जो थ्रू आउट दी प्रोसेस आपको गाइडलाइंस प्रोवाइड करती रहेगी। एक सपोर्ट सिस्टम है और आप अपनी प्लान कर सकते हैं पूरी फैमिली के साथ फ्यूचर इमिग्रेशन करके किसी भी अच्छी कंट्री में। तो अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और बहुत बहुत शुक्रिया व्यूअर्स का देखने का। अपना फीडबैक ज़रूर हमें फराहम कीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।